नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, आज हम फिर इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। देखिए मेरे भाई, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आपके। अभी में क्या हो रहा है कि है ना, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप है ना, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं के सवाल हैं आप उन्हें सभी को बना सकते हैं। तो आइए बिना विलंब के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे, आखिर ये होती क्या है, कब आई हैं और इनका है ना क्रम क्या रहा है, कौन से इनके प्रणेता रहे हैं, उन सबको हम देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं मेरे भाई पंचवर्षीय योजना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करें पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो है ना, वो आपके आर्थिक नियोजन के तहत आता है, यानी इकोनॉमिकल जो प्लानिंग है उसके तहत आता है। तो अगर हम बात करें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब और कैसे हो रही है, तो इसके बारे में देखिएगा कि सर्वप्रथम होता क्या है कि है ना, विश्व वे सरैया होते हैं। विश्व वे सरैया, इनकी एक पुस्तक आती है और इस पुस्तक में पहली बार इसका बात किया जाता है कि नियोजन की संकल्पना, इसके बारे में पहली बार बात होती है विश्व वे सरैया की पुस्तक में। अगर हम बात करें कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो प्लान्ड इकोनॉमी है ना फॉर इंडिया, यानी विश्व वे सरैया द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। कब लिखी जाती है, तो 1934 में। एक बार वापस देखें, यानी अगर हम बात करें कि योजना आयोग या फिर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले है ना कि 1934 में विश्व वे सरैया होते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इसमें एक संकल्पना आती है जिसको नियोजन की संकल्पना कहा जाता है। समझ रहे मेरे भाई, इस संकल्पना का ही धीरे धीरे जो विकसित रूप है वो क्या आएगा, आपका योजना आयोग के रूप में आ जाएगा। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो है ना, नियोजन की संकल्पना आती है और फिर जाके इसी को 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा है ना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, देखिए अब जो त्रिपुरा ये हरिपुरा अधिवेशन था तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपके थे है ना, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस। और ये जो आ रहा है आपके 1938 में, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन होगा। यानी कहने का बात यह है कि 1934 में कार्यक्रम चालू होगा। संकल्पना कब आएगा, 1934 में आएगा, आर्थिक नियोजन की बात आएगी। और बुक का नाम क्या होगा, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया होगा। कौन होंगे, तो विश्व वे सरैया 1934 में। फिर यही विचारधारा आगे बढ़ेगी, 1938 आएगा और उस समय हरिपुरा अधिवेशन होगा। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या होगा कि नेहरू जी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में है ना, एक कमेटी का गठन होगा जिसका नाम क्या होगा, राष्ट्रीय आयोजन समिति। राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन होगा और इसे ही बाद में क्या कहा गया, कांग्रेस योजना समिति। समझ रहे हैं ना, इसे कांग्रेस योजना समिति का रूप दिया गया। अब देखिएगा, यही जो कांग्रेस योजना समिति है आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा कि जो उद्योगपति लोग हैं वो लोग अपनाएंगे और बाद में जब भारत सरकार का गठन हो जाएगा, यानी हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा और जब गणतंत्र हो जाएगा, तो उसके बाद यही जो है ना, आपका आगे चल के क्या होगा, योजना आयोग का रूप धारण करेगा। तो अब आइए, अब बात क्या होगी कि आगे चलकर यह 1944-45 में तत्कालीन उस समय के जितने भी बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्लान बनाया गया जिसे है ना बॉम्बे प्लान कहा गया। इसको ध्यान रखेंगे, अब बॉम्बे प्लान कहा गया है। अब 1950 में क्या होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की जाएगी। देखिए क्या हो रहा है कि पहली कड़ी में आपका क्या आ रहा है ना, कि विश्व वे सरैया के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाएगी। पुस्तक में योजना संकल्पना के बारे में बात किया जाएगा। अब यही योजना संकल्पना क्या हो जाएगा आपका, है ना, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस योजना के रूप में सामने आएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू होंगे।
ठीक। अब यही फिर जाके क्या होगा 1944-45 में जो भारत के उद्योगपति होंगे, उद्योगपति द्वारा इसको बॉम्बे योजना के तहत है ना, बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाएगा। फिर बाद में इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या होगा कि एक नई विचारधारा आएगी और जिसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो सर्वोदय योजना। क्या बोलेंगे? सर्वोदय योजना बोलेंगे। और ये कौन लाएंगे? तो जयप्रकाश नारायण लाएंगे, 1950 में लाएंगे और वो बॉम्बे प्लान था। ठीक। अब आगे यही क्रम बढ़ता हुआ जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा, अब 1950 के बाद है ना केसी नियोगी, यानी 1950 आ गया है तो भारत आजाद हो चुका है। अब भारत आजाद हो चुका है तो केसी नियोगी होंगे। ये क्या थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी के सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, जो योजना आयोग का गठन किया गया है ये सोवियत संघ है ना, जो रूस है उसके मॉडल पे है या फिर रूस से लिया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। तो वापस सुने आप, क्या हो रहा है कि अब जर्नी कहाँ तक आ गई है 1950 तक। 1950 में जो केसी नियोगी आएंगे, अब ये केसी नियोगी कौन होंगे? जो पहला वित्त आयोग होगा, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे केसी नियोगी। ठीक मेरे भाई। इनकी सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब ये जो योजना आयोग है किसके मॉडल पे है या किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से। उस समय जो रूस है ना वो सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर। ठीक है, वहां से लिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। यानी अब गठन हो गया योजना आयोग का। अब यही योजना आयोग जो है वो योजनाएं बनाएगा जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब क्या बोला है कि यहाँ पे देखते हैं ना कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। इसको ध्यान रखेंगे। और क्या होगा कि प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बनेंगे अब? तो जवाहरलाल नेहरू बन जाएंगे। यानी जो योजना आयोग बनाया गया ये केसी नियोगी जो थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इनकी अनुशंसा या इनकी सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। अब जो योजना आयोग बना है इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होगा उसे योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछ लेगा पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया क्या होगा कि योजना आयोग में सभी, अब ये तो अध्यक्ष हो गए तो सदस्य के रूप में कौन होगा? तो योजना आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं है ना उनके उपराज्यपाल हो जाएंगे। अगर आपका दिल्ली और उसकी पुदुचेरी की बात कर दें, दिल्ली पुदुचेरी और वर्तमान में आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। तो यहाँ के जो है ना अभी विधानसभाएं भी हैं तो वहाँ के जो विधानसभा के मेंबर लोग होंगे यानी मुख्यमंत्री होंगे वो भी शामिल होंगे। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो अब एक बार वापस देख लेते हैं योजना आयोग बना है। अब योजना आयोग में कौन कौन शामिल होगा उसके बारे में देखना है। योजना आयोग में शामिल कौन कौन होगा मेरे भाई? तो एक तो होगा आपका अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा और बाकी सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष के रूप में कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उसके बाद सदस्यों के रूप में बात करें हम तो सदस्य कौन हो जाएंगे? तो जो विभिन्न राज्य हैं है ना, राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री लोग हो जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे राज्य नहीं है यानी जो यूटी हैं वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। राज्यपाल बोले तो उपराज्यपाल होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल हो जाएंगे। और कुछ यूटी जैसे आपका दिल्ली हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हो गया और पुदुचेरी हो गया, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। तो वहाँ के भी मुख्यमंत्री लोग शामिल होंगे। इसको ध्यान रखेंगे। यानी जो आपका राज्य है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं चाहे वो राज्य के हो जाए चाहे यूटी के हो जाए वो शामिल होंगे। और जो भारत के है ना केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो आपके सदस्य के रूप में होंगे और जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये रही बात योजना आयोग के बारे में। अब आइए भैया अब आगे बात करते हैं है ना कि अब ये जो योजना आयोग है, ठीक, ये लोग शामिल हो गए। सदस्य देख लिया आपने, अध्यक्ष देख लिया। अब इसका काम क्या है? तो आप देखिएगा योजना आयोग का मुख्य कार्य
काम या फिर कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है। यानी ये जो योजना आयोग है ना, इसका मुख्य काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो अब आइए, अब ये पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान आएगा कि अगले 5 वर्ष में सरकार क्या क्या काम करेगी या किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देगी, इन सब बातों को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब आइए भाई, अब इसको लेके एक कमेटी का गठन होगा। अब कमेटी का गठन होगा तो इस कमेटी को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद होगा, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी होगा। इसका गठन कब होगा? तो 6 अगस्त 1952 को होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब इस कमेटी का काम क्या है, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को होता है तथा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। जो विकास परिषद है, अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे, जबकि सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसमें अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री और जो सदस्य होंगे वो कौन होगा? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं भाई, अब क्या बोल रखा है कि इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना होता है। यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, इसका अनुमोदन करना किसका काम होता है? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आपका योजना आयोग हो गया, चाहे आज के डेट में जो नीति आयोग है, योजना आयोग की स्थान पे आया है, ये क्या नहीं है? तो है ना, संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब देखिएगा, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बार वापस सुन लीजिए, योजना आयोग, योजना आयोग में, है ना, इसका गठन कब होगा? तो केसी नियोगी के सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होगा। और जो प्रधानमंत्री होगा, इसका अध्यक्ष होता है, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। अब जिस, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ उपराज्यपाल होते हैं, तो वहाँ के उपराज्यपाल भी इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। इसी ध्यान रखेंगे। और जो योजना आयोग है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो सुपर कैबिनेट बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं भैया, इसका काम क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना योजना आयोग का काम होता है। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इन, है ना, जो बनाई गई योजनाएं हैं, उनको अनुमोदन देना कि कौन सी योजना चलेगी, कौन सा नहीं चलेगा, वो काम किसका होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। इतना ध्यान रखेंगे। तो हम देख लेते हैं भाई कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आइए बात करें हम पहली पंचवर्षीय योजना। देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हो रही है या कब चलेगी? तो 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक आपका क्या चलेगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लेगा किसके मॉडल पर आधारित है, तो याद रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है ना, या आधारित था, अभी तो खत्म हो गया है, तो आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना था। तो याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल कौन सा था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसका टारगेट क्या था? तो कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना था। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो लक्षित विकास दर था वो 2.1 या 2.1% था, समझ रहे ना, लेकिन हासिल कितना हुआ? तो 3.6% हुआ। इसको ध्यान रखेंगे, यानी टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक मेरे भाई। तो पहली पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि टारगेट से ज्यादा अचीव हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो अब ये पहली पंचवर्षीय योजना में दो बातें जरूर याद रखेंगे। पहला तो इसका टाइमिंग क्या है? तो 1951 से 1956 तक, 51 से 56 तक, पहली 51 से कहानी चालू करेंगे और 5-5 जोड़ते चले जाएंगे तो पंचवर्षीय योजना निकलती चली जाएगी। तो 1951 से 1956 तक आपका हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। मॉडल किसका होगा? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। इसका फोकस बिंदु क्या था? तो खेती, कृषि, है ना, अन्न का उत्पादन था। ठीक है। इसका टारगेट कितना था मेरे भाई?
तो टारगेट रहेगा इसका 2.1% विकास दर का लक्ष्य था, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में 3.6% का है ना लक्ष्य को हासिल किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अब ये पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत काम कौन कौन से हुए। ठीक है, तो याद रखेंगे चूंकि है ना कृषि को आधार बनाया गया था, फोकस कृषि पे था, तो कृषि के सिंचाई के लिए जो बांध बनाए जाएंगे उनका काम होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, उसके बाद आपका दामोदर घाटी परियोजना और हीरा कुंड बांध परियोजना, ये 3 परियोजनाओं पर काम किया गया। पहला होगा भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना और तीसरा हो जाएगा हीरा कुंड परियोजना पर काम किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध कब बना था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनी थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में। और हीरा कुंड परियोजना भी पहली पंचवर्षीय योजना की देन है। अब देखो, अब क्या होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन है ना अपने लक्ष्य से 2 गुना हुआ था। यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो कृषि का उत्पादन था वो टारगेट से डबल हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे, जितना टारगेट था ना उत्पादन का उससे डबल हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सबसे सफल, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना का नाम दिया जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना को। ठीक मेरे भाई, तो आइए एक बार वापस देख लेते हैं। 1951 से 1956 तक चलेगा, 51 से 56 तक चलेगा। मॉडल किसका होगा, तो हेराल्ड डोमर मॉडल होगा। आधारित किस पर होगा, तो कृषि पर होगा। विकास दर का लक्ष्य कितना था, 2.1, प्राप्त कितना हुआ, तो 3.6 है ना। इसमें जो काम हुआ था वो क्या हुआ था, भाखड़ा नागला बांध, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना और अगला हो जाएगा हीरा कुंड परियोजना। अगर बात कर दें कि कृषि का उत्पादन कितना था, तो मेरे भाई लक्ष्य से 2 गुना था, इतना ध्यान रखेंगे। इसीलिए सबसे सफल 12 के 12 पंचवार्षिक है ना क्या था पंचवार्षिक योजना में आपका क्या हो जाएगा कि सबसे सफल पहला वाला हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय, अब देखिए सेकंड में क्या होगा है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान में थोड़ी 2-3 बातें हैं, उनको देखिएगा। पहला तो हमने खेती पे फोकस किया था, अब खेती वेती हो गया, खाद्यान्न बराबर है, उत्पादन से ज्यादा है, तो अब हम कहाँ बढ़ेंगे, उद्योग धंधों की ओर बढ़ेंगे। तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 61 तक चलेगा, 56 से 61 तक का इसका टाइमिंग होगा, इसको ध्यान रखेंगे। 1956 से 1961 तक का होगा। अब देखो भैया पूछ लेगा 1956 से 1961 तक कौन सी थी, तो दूसरी है। मॉडल किसका था, तो पीसी महालनोबिस का था, है ना। किसके मॉडल पर आधारित होगा, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित होगा, जिसका उद्देश्य होगा उद्योग धंधों को स्थापित करना। यानी हमने खेती में टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हमारा सेकेंड ईयर प्लान क्या होगा भैया, है ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या होगा कि उद्योग धंधा है उनको स्थापित करना है, यानी अब हमें औद्योगिक विकास करना है, इसका उद्देश्य था। और मॉडल किसका था, तो महालनोबिस, है ना, पीसी महालनोबिस का मॉडल था। इनको ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा कि इस पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर, यानी टारगेट कितना था, तो 4.5 का था, लेकिन टारगेट अचीव कितना हुआ, तो मेरे भाई 4.3 का हुआ। तो देखिए 0.2 का इसमें लॉस हुआ है, इसके लिए ये उतना सफल नहीं होगा जितना इसको होना चाहिए था, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया इसका मुख्य फोकस किस पे होगा, तो आधारभूत संरचना और जो भारी उद्योग धंधे हैं उनका विकास करना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसका टारगेट था। और मॉडल कौन सा हो जाएगा, तो पीसी महालनोबिस का मॉडल हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब देखो अब इसका टारगेट क्या है कि भैया है ना उद्योग धंधा लगाना है। तो भारत में 3 जो स्टील प्लांट हैं बड़े वाले, उनको लगाया गया था सेकेंड पंचवर्षीय योजना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। पहला हो जाएगा आपका भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट ये कहाँ पड़ता है, तो मेरे भाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और किसकी सहायता से लगा था, तो रूस की सहायता से लगा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना, दूसरी में लगा था। आपका कौन सा होगा, भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़, रूस की सहायता से। उसके बाद है दूसरा, दूसरा लगा था आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, पश्चिम बंगाल में जो है ना, सेल पश्चिम बंगाल वाले की बात हो रही है।
ठीक मेरे भाई। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट हो जाएगा, ब्रिटेन की सहायता से लगा था, इनको ध्यान रखेंगे। और तीसरा हो जाएगा राउरकेला, राउरकेला किसकी सहायता से हो जाएगा, तो जर्मनी की सहायता से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 आपके स्टील प्लांट लगेंगे। पहला हो जाएगा आपका, है ना, भिलाई स्टील पावर प्लांट हो जाएगा, और ये आपके छत्तीसगढ़ में है रूस की सहायता से। फिर दूसरा जो पावर प्लांट लगेगा वो आपका दूसरा स्टील प्लांट लगेगा, है ना, दुर्गापुर में। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से। तीसरा आपका राउरकेला होगा, और राउरकेला कहाँ पे है, तो उड़ीसा में लगेगा, जर्मनी की सहायता से। इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। अब आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये कब आएगी, तो देखिए 51 से चला था, तो 51 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, और 61 से 66 हो जाएगा तीसरी, ठीक मेरे भाई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम होगा वो 1961 से 1966। अब देखो जरा, अब ये 1961 से 1966 है। अब इसमें क्या होगा कि उद्योग धंधा और कृषि दोनों को लेकर चला जाएगा। पहले में केवल कृषि लेकर चले थे, दूसरे में केवल उद्योग धंधा था, और तीसरे में क्या होगा कि दोनों को लेकर चलेंगे, कृषि और उद्योग धंधा, यानी ये मिश्रित टाइप का होगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग धंधा, जो कृषि है ना और जो उद्योग धंधा है ना, दोनों का विकास करना था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि यह जो पंचवर्षीय योजना है, सैंडी सैंडी हो गए, उसके बाद सुखमय चक्रवर्ती, इनके मॉडल पर आधारित था। तो सैंडी चक्रवर्ती, आप ऐसा भी पूछ लेते हैं किसके मॉडल पे था, तीसरा वाला, तो सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें टारगेट कितना था, तो 5.6 का टारगेट था। जो जीडीपी का टारगेट है वो 5.6% से विकास दर का टारगेट था, लेकिन जो प्राप्ति होगी वो केवल 2.8 होगा, ये फेल हो जाएगी पंचवर्षीय योजना, इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए फेल हो जाएगा तो क्यों होगा, तो आप देखिएगा उसी समय 1962 पड़ेगा, है ना, भारत चीन युद्ध होगा, फिर भारत पाकिस्तान 1965 का हो जाएगा। इस वजह से ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये फेल कहलाएगी, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होगा कि आत्मनिर्भरता, है ना, और स्फूर्त अर्थव्यवस्था, इसका कॉन्सेप्ट कब आएगा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इतना ध्यान रखेंगे कि आत्मनिर्भरता, आज मोदी जी को देखेंगे आत्मनिर्भर भारत चला रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आया कब था, ये कंसेप्ट आया कब था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच आया था, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, ये तो हो गया। तो इस पंचवर्षीय योजना में भी तो कुछ काम होंगे। तो काम होने के केस में क्या हुआ कि झारखंड के बोकारो में, है ना, झारखंड के बोकारो में रसिया की सहायता से जो स्टील प्लांट है उसको लगाया जाएगा। यानी पहले लगा था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर के बाद आपका राउरकेला था, अब चौथा लगेगा, है ना, झारखंड के बोकारो में लगेगा स्टील प्लांट, और किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। यह जो पंचवर्षीय योजना है पूरी तरह असफल रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए असफलता के कारण कौन कौन से हैं। तो पहली असफलता का कारण क्या था मेरे भाई कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत हार गया, ठीक। उसके बाद आपका 1965 में होगा भारत पाक युद्ध, जिसमें भारत पाक को हरा देगा, और उसके बाद आपका अकाल भी पड़ गया था इसी टाइम में, है ना, इनको ध्यान रखेंगे। तो अब देखो भैया, अकाल पड़ा था 1966 में, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में जब, है ना, आपका अकाल पड़ा था, तो उस टाइम पे जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और लोगों से आह्वान किया था एक टाइम खाने के लिए और एक टाइम भूखे रहने के लिए, और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न का संकट आ गया था। इसीलिए क्या हो गया कि ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो फेल हो गई थी, ठीक मेरे भाई। अब देखो जरा, है ना, अब क्या होगा कि ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके फेल होने पर जो 3 साल है ना, 3 साल योजना अवकाश रहेगा। 1966 से 1971, ये 69 तक कोई कार्य नहीं होगा। अब इसी बीच में क्या होगा मेरे भाई
कि आएंगे MS स्वामीनाथन और हरित क्रांति की लहर आएगी जब खाद्यान्न का संकट पड़ेगा, यानी आपदा में ही तो अवसर होता है, यही तो कहते हैं मोदी जी। ठीक, तो अब देखो भैया, हरित क्रांति आएगी 1966 में। अब क्या होगा कि अगर बात करें हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का विश्व में जनक अगर किसी को जाना जाता है तो अमेरिकन वैज्ञानिक था नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिकन वैज्ञानिक था नॉर्मन बोरलॉग, इसको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, है ना, कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, या भारत में हरित क्रांति के जनक का श्रेय किसे जाता है, तो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। यानी 1966 में भारत में हरित क्रांति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे। इन्हें ध्यान रखेंगे, इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखो भैया, हरित क्रांति, हरित मतलब क्या होगा, है ना, फसल से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। अब देखिए क्या होगा कि इसमें गेहूं के उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई, जबकि तिलहन और दलहन का उत्पादन घट गया। समझ रहे हैं ना, जब हरित क्रांति आया तो गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, लेकिन जो तिलहन है और जो दलहन है, दाल और तेलों की जो है ना उत्पादन है, वो घट गया था, इसे ध्यान रखेंगे। और जो साथ में धान है, धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, वीडियो रोकिए और पढ़िए। अब देखो, आप उसके बाद क्या है कि हरित क्रांति का केंद्र अगर पूछ लेगा कि हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो जो शामली जिला उत्तर प्रदेश है, शामली जिला उत्तर प्रदेश क्या होगा, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु माना जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। जबकि इस क्रांति से सर्वाधिक फायदा पंजाब राज्य को होगा। यानी हरित क्रांति का केंद्र बिंदु अगर बात करें तो आपका शामली हो जाएगा, लेकिन फायदा किसको होगा सबसे ज्यादा, तो पंजाब को हो जाएगा। और आज भी देखेंगे तो हरित क्रांति का जो लाभ लेता है वो पंजाब ही लेता है, इतना ध्यान रखेंगे। चलो भैया आइए आगे देखते हैं भाई। ये तो हो गया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो महोदय आपसे निवेदन है ना, कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, अपने मित्रों में हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, आपका 3 साल का गैप रहेगा, 66 से 69 तक गैप था। तो अब गैप को पुनः पूरा करने के लिए क्या आएगा, आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी। और ये कब आएगा, तो 1959, यानी 69 से 1974। अब मोरारजी देसाई की सरकार आएगी तो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1969 से 1974 तक का टेन्योर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना का, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा और कौन सा मॉडल होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना डी आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होगा कि स्थिरता के साथ, यानी सतत रूप से, है ना, स्थिर रहते हुए जो आपका आर्थिक विकास है और जो आत्मनिर्भरता है उसकी प्राप्ति करना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का टारगेट था, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसको ध्यान रखिएगा, है ना भैया। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का हुआ। ये नंबर याद रखेंगे, कितने बैंकों का हुआ, तो मेरे भाई 14 बैंकों का हुआ था। अब देखो भैया क्या होगा कि इस पंचवर्षीय योजना में 1971 में, है ना, भारत पाक युद्ध के कारण असफल हो जाएगी। यानी फिर क्या होगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश को लेके। यानी बांग्लादेश, उसी बांग्लादेश को जब हमने आजाद करवाया था 1971 में, आज वही हमको आंख दिखा रहा है भारत को। समझ रहे हैं ना, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हरामखोर लोग जीवन भर हरामखोर ही रहेंगे, वो सुधर नहीं सकते। जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, पूंछ, नली में डाल के रखो, नली टेढ़ी हो जाएगी लेकिन वो पूंछ सीधी नहीं होगी। तो ऐसे ये लोग हैं। ये लोग क्या है मेरे भाई कि, है ना, सुधरने वाले नहीं है। इनके लिए हमने लड़ाई किया और ये लोग आज हमसे ही लड़ाई कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं गधों को। चलो मेरे भाई आ जाओ तो।
तो चौथी पंचवर्षीय योजना को एक बार वापस देखें। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक रहेगी। मॉडल किसका होगा? तो गाडगिल का मॉडल होगा। उद्देश्य क्या होगा? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना होगा। इसी में क्या होगा? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण ये योजना क्या होगी? असफल रहेगी। इसे ध्यान रखेंगे। इसमें टारगेट था 5.7% के हिसाब से वृद्धि करने का, लेकिन अचीव कितना होगा? 3.3% हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा। अब है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो पांचवी कब से हो जाएगा मेरे भाई? 1974 से लगा के 1979 तक होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि यह मॉडल किस पे आधारित था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। किस पर था? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, भाई साहब यही है इंदिरा गांधी वाला गरीबी हटाओ जो आज तक नहीं हटा। तो गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका हो जाएगा पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। किसके मॉडल पर आधारित था? तो डीपी धर हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। 1974 से लगा के 1979 तक होगा। ठीक मेरे भाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपयोग में लाया जाएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाएगा, है ना, पांचवी में 5 नाच गरीबी में। ठीक, ऐसे आप याद रखिएगा, 5 नाच गरीबी में। तो पांचवी में क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा होगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया जाएगा गरीबी हटाने के लिए। इसे ध्यान रखेंगे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस योजना यानी किस पंचवर्षीय योजना में लगी थी, तो आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब देखो 1978 में क्या होगा कि जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोरारजी देसाई क्या बन जाएंगे? पीएम बन जाएंगे। अब इनकी सरकार बनती है तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया जाता है। यानी 1978 में इनकी सरकार बनेगी और ये क्या करेंगे? जो पंचवर्षीय योजना है ना, इसे समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देने के बाद ये क्या लाएंगे? तो इसके स्थान पर रोलिंग प्लान लाएंगे। एक एक साल का रोलिंग प्लान लाएंगे कि हर साल नया प्लान होगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो रोलिंग प्लान कब आया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था। अगर टाइम की बात कर ले तो 1978 में आया था। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो रोलिंग प्लान है ये पूछ लेगा कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था? तो लकड़ा वाला समिति या लकड़ वाला या फिर लकड़ा वाला समिति की सिफारिश पर आया था, रोलिंग प्लान आया था। इसे ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अब जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो टारगेट था वो 4.4% था और अचीव कितना हुआ? 4.8%। इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं की बात करते हैं हम, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना क्या होगा मेरे भाई? 1980 में चालू होगा, 1985 तक चलेगा छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना का बात कर दें कि 1980 से 1985 तक चला, ठीक बात है। लेकिन अगर पूछेगा, है ना, इसका मॉडल क्या था, तो आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित था। आगत और निर्गत मॉडल पर आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन इसका क्या था? तो मेरे भाई उद्देश्य था। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आओ जरा, अब अगर हम बात कर लें, है ना, कि इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी के निवारण हेतु शहरी क्षेत्रों में, गरीबी के निवारण हेतु शहरी क्षेत्रों में 2250, ठीक, ऊर्जा प्राप्त करने वाले लोगों को गरीब नहीं माना गया। कहने का मतलब क्या है कि 2250 क्या है कि अगर जो व्यक्ति 2250 रुपया महीने में कमा रहा, यानी आपका क्या होगा? निवारण के लिए शहरी क्षेत्र में 2250। हाँ, देखिएगा, गरीबी का ये लोग स्टैंडर्ड रख लिए थे। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी के निवारण हेतु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 2250
कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ऐसे लोग गरीब नहीं होंगे। भाई साहब गजब का लॉजिक लगाए थे। यानी जो व्यक्ति इतना खाना खा पा रहा है कि उसके शरीर को 2250 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा अगर वो शहरों में है। अगर वही व्यक्ति ग्रामीण है, तो अगर वो 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर पा रहा है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। धन्य है परमात्मा, आज तुम कहाँ थे। आ जाओ भैया, ये तो हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है कि इस है ना, पहली बार आधुनिकीकरण की को छठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो आधुनिकीकरण है ना, मॉडर्नाइजेशन है, इसे छठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। एक बार वापस देख लीजिएगा, छठवीं की बात कर दें, छठवीं 80 से 85 तक चलेगी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित होगा। उद्देश्य क्या होगा, गरीबी का निवारण होगा और रोजगार का सृजन होगा। टारगेट होगा 5.2 है ना, लेकिन अजीब कितना होगा, 5.7 हो जाएगा। गरीबी का निवारण करने के लिए ये लोग क्या करेंगे कि गरीबी की परिभाषा ही बदल देंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जो 2250 कैलोरी यानी पेट भर खाना खा पा रहा है वो गरीब नहीं है, और जो व्यक्ति गांव में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, मतलब थोड़ा सा पेट भर से कम खा रहा है, वो गरीब नहीं है। इनकी मॉडल का ये गरीबी हटाने का एक तरीका था। अरे भाई, इससे तो हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा, है ना। तो आ जाओ भैया, इसी में क्या होगा कि आधुनिकीकरण को अपनाया जाएगा। और कौन सा होगा, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, तो अब हम बात कर लें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना है ना, कब लगी थी, तो 1985 से 1990 तक चलेगा आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगर मॉडल की बात कर दे तो ये मॉडल कौन सा होगा, तो चक्रवर्ती मॉडल होगा, चक्रवर्ती मॉडल हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और 1989 में जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना आरंभ किया जाएगा। यानी ये चक्रवर्ती मॉडल होगा, और फिर इसमें एक कार्यक्रम चालू होगा जिसको है ना 1979 या 89 में चालू किया जाएगा, और योजना का नाम होगा जवाहर रोजगार योजना। इसे ध्यान रखेंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य या फिर मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो आधुनिकीकरण के है ना औसत में वृद्धि और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। ठीक, तो जवाहर रोजगार योजना का जो लक्ष्य होगा, जो उद्देश्य होगा, वो आधुनिकीकरण में वृद्धि हो जाएगा, रोजगार के औसत में वृद्धि हो जाएगा, और फिर आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इनसे होगा। इनको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया क्या होगा, है ना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या होगा, इस पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को की कड़ी कहा गया। यानी जो आपका है ना सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसे ऊर्जा संरक्षण की कड़ी कहा गया, और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इसके विकास की कड़ी कहा गया था। इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है ना, इसमें लक्षित जो विकास दर था वो 5% था, और प्राप्ति 6% का होगा। 1% ज्यादा ही ग्रो करेंगे ये लोग, इसको ध्यान रखिएगा। अब है आपका आठवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में बात कर लें कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कब लगेगा, तो 1992 से 97 तक चलेगा। 1992 से 97 तक चलेगा आपका पांचवी ये आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या होगा, 1990-92 के बीच आंतरिक असंतुलन व आर्थिक संकट के कारण 2 वर्षों तक है ना अवकाश रहता है। यानी आपका 1990 से 1992 तक सत्र नहीं चल पाया था। इसको ध्यान रखेंगे। यानी देश में जगह जगह उपद्रव हो रहे थे। चलो भैया, अब बोला है इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप मनमोहन सिंह ने तैयार किया था। कौन सा था, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तैयार किया था, जिसे है ना डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। यानी आपका जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है मनमोहन साहब करेंगे इसको तैयार, और आपका ना डब्ल्यू क्या नाम है, डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित बताया गया था। अब बोल रखा है कि इस पंचवर्षीय योजना में पेयजल, अब फोकस किस पे किया गया, तो पेयजल पे किया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य पे किया गया, शिक्षा पर किया गया, सुविधा पर किया गया, और प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया था। ये कब किया गया था आपका, तो भैया मेरी आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसको ध्यान रखेंगे।
नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से है ना 2002 तक चला था। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामाजिक असमानता के साथ है ना आर्थिक वृद्धि करना था। यानी सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि करना था। कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में पोखरण परमाणु संयंत्र है ना, यानी पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। इसको ध्यान रखिएगा। यानी आपका कौन सा होगा, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। इसे ध्यान रखेंगे। 1999 में है ना कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाक के बीच। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 1998 में भीषण है ना बाढ़ आई थी। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, जिसके कारण ये है ना कारगिल युद्ध और बाढ़ के कारण आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू होगी, तो सन 2002 से 2007 तक चलेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक होगा। इस पंचवर्षीय योजना में है ना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2002 प्रारंभ किया जाएगा। यानी आपका पूछ लेगा सर्व शिक्षा अभियान कौन सा है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू होगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आओ भैया। उसके बाद क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2005 में मिक्स्ड डे मील है ना, मिड डे मील, यानी मिड डे मील जो भोजन होता है ना, दोपहर का खाना आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में, तो ये भी चालू कब होगा, 10वीं में। तो 10वीं में छोटे बच्चों के पढ़ाई को लेके सर्व शिक्षा अभियान 2002 वाली, और फिर 10वीं में ही क्या होगा आपका मिड डे मील की व्यवस्था की जाएगी। इनको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अगला है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक होगा। यह योजना आयोग के मॉडल पर आधारित था। यानी जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो योजना आयोग के मॉडल पर आधारित था, है ना। इसका उद्देश्य तीव्र दर और अधिकतम समावेशी विकास करना था। इसको ध्यान रखिएगा। तीव्र दर और अधिकतम समावेशी विकास करना किसका लक्ष्य था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। इसको ध्यान रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में वनों के क्षेत्रफल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, परंतु वन 124% है ना। देखिएगा, जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, जो वन है, उनकी वृद्धि का लक्ष्य तो रखा गया था, लेकिन क्या हुआ, जो वन है ना वो 1%, 24% और 22% हो गया। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आखिरी है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर दें, 2012 में आएगा और 2017 तक चलेगा। इसको ध्यान रखेंगे। फिर मोदी जी आएंगे, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बना देंगे। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना 2012 से 2017 वाला, इसका लक्ष्य क्या था, त्वरित सतत और अधिनियमित समावेशित विकास। त्वरित सतत अधिकतम समावेशी विकास इसका क्या था, उद्देश्य था। इतना ध्यान रखेंगे। इस पंचवर्षीय योजना में है ना प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार, इस पंचवर्षीय योजना में प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लक्ष्य रखा, परंतु दोनों बढ़ गया। यानी आपका 12वीं में क्या है कि सामाजिक सुधार हो जाए, भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। अब ये टारगेट तक काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया कि करप्शन बढ़ता ही चला गया। इसको ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक मेरे भाई, एक दो बार इसको वापस देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा।